फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल। तो दोस्तों, हमारे इस क्रैश कोर्स का डे नंबर 8 है। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एवीएम के चैप्टर नंबर 8 का, जो कि है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी बेस्ड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और सभी पे मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने वो लेसन नहीं देखा है, उसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उन लेसनों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बेसिकली ये जो नोट्स है हमारा, वो बेसिकली आपको हेल्प करेगा क्विक रिवीजन में काम आएगा। तो हम लोग वही पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अननेसेसरी हमें सारे बुक को कवर नहीं करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में। देखिए है क्या ये। तो ये एक पॉलिसी, ये एक प्रोसेस है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि इस लेसन में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, यानी कि एमसीक्यू करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को पहले थ्योरी में समझाऊंगा, पूरा थ्योरी ही है टॉपिक, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं वो हम लोग करेंगे दोस्तों। तो हम लोग ये देख पाएंगे कि हम लोगों ने जो चीज़ सीखा है किस हद तक, कितना इफेक्टिवली सीखा है दोस्तों। तो वो क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन कीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। आइए, ये एक प्रोसेस है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, मनी के अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करती है, और कॉस्ट ऑफ मनी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करती है। ठीक है दोस्तों। तो मनी का सप्लाई, मनी का अवेलेबिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करने का जिम्मेवारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। और ये किस जरिए के थ्रू करती है? मॉनेटरी सप्लाई के थ्रू करती है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा ये जो पॉलिसी है, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, उसे दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला भाग है हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी और दूसरा भाग है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो दोस्तों, आरबीआई का जो पॉलिसी है उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी को दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला पॉलिसी हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी और दूसरा पॉलिसी हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो जैसा कि नाम से ही विदित है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि वो रिसेशन के टाइम काम आएगा, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हमारा इन्फ्लेशन के टाइम काम आएगा। दोस्तों, हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ों को, ये बेसिकली है क्या। अब देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। पहले हम लोगों ने क्या समझा, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ग्लोबल या डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मेंटेन रखना, उसको मॉनिटर करना। ठीक है। इसके थ्रू आरबीआई मॉनिटर करती है कि हमारा वैश्विक जो मौद्रिक नीति है, जो वैश्विक अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसे वो मॉनिटर करती है दोस्तों। इसके अलावा एनपीए को अवॉइड करना, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एडवांस को अवॉइड करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आइए, अब हम लोग देख चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसी होते हैं, एक एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी की। देखिए, ये कब यूज होता है, जब हमारा इकोनॉमिक जो है स्लो है, ठीक है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। तो इस कैसे होता है दोस्तों, तो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये तीनों रेट को आरबीआई घटा देती है। ठीक है। अब बताइए क्या होगा, जब ये तीनों रेट को आरबीआई घटा देगी तो लोगों को पैसा देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा, मतलब मोर मनी फॉर लैंडिंग। ठीक है। ज़्यादा पैसा देने के लिए है, बांटने के लिए है। ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि ड्यू टू रेपो रेट कॉस्ट बिकम लोअर। उसका अपोजिट है हमारा कंट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये कब यूज होता है, जब इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन आप लोगों को पता होगा। ठीक है दोस्तों। तो इन्फ्लेशन जब आता है तब हमारा कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अप्लाई होता है। और आरबीआई क्या करती है कि जो उसके पास टूल है, सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, उसे बढ़ा देती है दोस्तों। इसके कारण क्या होगा कि बैंकों को देने के लिए कम पैसा बच जाता है। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मनी जो है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ मनी का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कारण जो है इन्फ्लेशन क्या होगा, वो रुक जाएगा। इन्फ्लेशन आपको पता होगा, महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये तब होता है जब हमारा जो मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी, लोगों के पास खूब पैसा है। ठीक है। तो लोगों से पैसा लेने का एक जरिया है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो एक एक्सपेंशन में क्या होगा दोस्तों, रिसेशन के समय यूज होता है, और एक कंट्रैक्शन है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। चलिए, अब देखिए, हम लोग यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को देखते हैं। आखिर क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या औजार हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में। तो एक है क्वांटिटेटिव टूल और एक है हमारी क्वालिटेटिव टूल। दोस्तों, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टूल है, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल का। तो रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीआरआर, ये सभी के सभी क्वांटिटेटिव टूल हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये सब हमारे क्वांटिटेटिव टूल हैं। और इसके अपोजिट हमारा
क्वालिटेटिव टूल में आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल जो मेथडोलॉजी है वो हमारा क्वालिटेटिव कंट्रोल है। उसके अलावा डायरेक्टेड इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट का डायरेक्शन, वो भी हमारा क्वालिटेटिव टूल है। इसके अलावा एक्सपोजर सीलिंग और मोरल सुएसन। तो दोस्तों ये चारों हमारे क्वालिटेटिव यानी कि सेलेक्टिव टूल हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं बैंक रेट का। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एक डिस्काउंट रेट है, वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, सिंपल भाषा में। यानी कि एक डिस्काउंट रेट जिस पे सेंट्रल बैंक जो है, जैसे सेंट्रल बैंक ने लोन दिया किसी बैंकों को तो वो ब्याज तो चार्ज करेगी ना, तो जो ब्याज का दर होता है वही हमारा बैंक रेट होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आइए बात करते हैं सीआरआर के बारे में। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर बेसिकली लिक्विड कैश होता है। लिक्विड कैश जो कि बैंक रखती है सेंट्रल बैंक के साथ, यानी कि आरबीआई के पास। क्यों रखती है? ताकि सेफ्टी, अपने डिपॉजिट के सेफ्टी के लिए और लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसे मेंटेन किया जाता है परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो इसे मेंटेन किया जाता है एनडीटीएल के परसेंटेज के टर्म में, सीआरआर को। सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो एक एक बात को ध्यान से समझिए। उसके बाद देखिए और क्या बात है सीआरआर के बारे में। तो देखिए आरबीआई ने क्या बोला बैंक को कि तुम कुछ पैसा रखो, कुछ कैश रखो मेरे पास, ठीक है। तो उस पर कोई ब्याज आरबीआई नहीं देगी बैंकों को, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद सीआरआर को क्या कैसे यूज करती है बैंक? तो दोस्तों अब आरबीआई क्या करती है कि सीआरआर को बढ़ा देती है। अब खुद सोचिए दोस्तों, सीआरआर को यदि बढ़ा देगी तो बैंकों को ज़्यादा कैश आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो उसे जो लोगों के पास जो पैसा देने के लिए था वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई को घटाने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाता है, ऐसे समझिए, ठीक है। और यदि सीआरआर को घटा देगी तो इसके कारण क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इस तरह देखिए, इस तरह आरबीआई जो है सीआरआर को यूज करती है मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के रूप में। इसके बाद जो थर्ड टूल है हमारा, थर्ड क्वांटिटेटिव टूल है, वो है हमारा एसएलआर। हम लोगों ने देख लिया है कि एक है क्वांटिटेटिव टूल और एक है क्वालिटेटिव टूल। तो जो थर्ड टूल है हमारा वो है हमारा एसएलआर। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा है कि सीआरआर के नाम में लिखा हुआ है कैश रिजर्व रेशियो। तो यानी कि बैंक को कैश के फॉर्म में ही पैसा आरबीआई के पास रखना है यदि सीआरआर की बात हो तो। लेकिन यदि एसएलआर की बात होगी दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि बैंक कैश में रख सकती है पैसा, या इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड के रूप में रख सकती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी रख सकती है। तो ये तीनों के तीनों चीज़ एप्लीकेबल हैं, ठीक है। क्या क्या मैं फिर से रिपीट कर दूं? कैश या लिक्विड, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड या अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इन तीनों के तीनों फॉर्म में हमारा बैंक जो है वो आरबीआई के पास अमाउंट जमा कर सकती है। अच्छा, इसे भी एनडीटीएल के परसेंटेज में मेंटेन किया जाता है और मैक्सिमम वैल्यू इसका 40% होता है। एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अच्छा, इसके बाद क्या है कि चाहे वो सीआरआर हो चाहे वो एसएलआर हो, इसका रेट आरबीआई डिसाइड करती है। और एसएलआर में यदि चेंज आ जाए तो उसके कारण क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और लोन के बीच में जो फंड का जो मैचिंग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्लॉयमेंट, ओके। अब जो चौथा टूल था दोस्तों हमारे पास वो था रेपो रेट। रेपो रेट को हम लोग रिपर्चेज ऑप्शन कहते हैं। रेपो का फुल फॉर्म है रिपर्चेज ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो आरबीआई क्या करती है, समझिएगा ध्यान से इन चीज़ों को। देखिए ये डायग्राम से समझिए, डायग्राम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए आरबीआई बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से खरीदी तो बैंकों को क्या दी? कैश दी, पैसा दी दोस्तों, कैश दी, लिक्विडिटी दी, ठीक है दोस्तों। ये डायग्राम से समझिए। यहाँ देख सकते हैं आरबीआई के नीचे हमने एरो बनाया है, तो एरो के नीचे हमने लिखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई ने बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा और बैंकों को क्या मिला? तो बैंकों को कैश मिला, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो जिस ब्याज दर पे ये ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे ही हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अब देखिए, अब आप ये बताइए कि यदि रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? तो रेपो रेट यदि बढ़ेगा तो आरबीआई से जो बोरोइंग होगा वो द बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बाय बैंक बिकम एक्सपेंसिव, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रिवर्स रेपो में क्या होगा? रिवर्स रेपो में उसका उल्टा होगा। अब क्या करेगी आरबीआई बैंकों से कैश या लिक्विडिटी खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी और बैंकों को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगा, ठीक है। तो आरबीआई सिंपल भाषा में बोले तो आरबीआई बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है और पैसा उससे लेती है। तो ये था हमारा रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद दोस्तों एक और मॉनेटरी टूल हमारा बचा है जो कि बेसिकली हमारा एक क्वांटिटेटिव टूल है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
तो ये है दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को शॉर्ट में ओएमओ बोलते हैं हम लोग। तो ओएमओ के अंदर क्या करती है आरबीआई? आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीदती है या बेचती है। किस मार्केट में? तो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है दोस्तों। और यदि बॉन्ड को वो परचेज करती है आरबीआई, तो उसके कारण क्या होगा? इट ड्राइव अप द बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड का यील्ड बढ़ जाता है। और अब देखिए, सिंपल सी भाषा है कि यदि आरबीआई बॉन्ड को खरीदती है दोस्तों, तो वो पैसा क्या करेगी? इन्फ्यूज करेगी ना मार्केट में। ठीक है, बात सब में वही है। हमने क्या देखा रेपो रेट में कि आरबीआई क्या खरीद रही थी? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रही थी। लेकिन ओएमओ में क्या खरीद रही है? तो बॉन्ड को खरीद रही है। सिंपल सी भाषा है। यदि वो कभी वो बॉन्ड को खरीदेगी, कभी वो बॉन्ड को बेचेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा ओएमओ। अब देखिए ओएमओ को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ओएमओ का देखिए दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड टेक अवे मनी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगी और पैसा ले लेगी। या दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगी और पैसा दे देगी। ये आरबीआई का काम है। अब देखिए, अब हम लोग रियल पॉइंट पे समझते हैं। ये डायग्राम को अच्छे तरीके से समझना है। हेडिंग है कि जब इन्फ्लेशन होता है और जब रिसेशन होता है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लागू होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, दो पॉलिसी था बेसिकली। एक था एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक था कंट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी को ईजी पॉलिसी भी कहा जाता है और कंट्रैक्शनरी पॉलिसी को टाइट पॉलिसी भी कहा जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी में। आइए समझते हैं एक एक बिंदुओं को एकदम संक्षिप्त रूप में और अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को समझिए। बीच में हमारा बैंक है, ऊपर में हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, और नीचे में हम लोग हैं। हम लोग यानी कि इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। तो हम लोग ये समझेंगे कि जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी आता है तो बैंक क्या करती है बेसिकली। तो देखिए, सेंट्रल बैंक क्या करती है कि बैंक में डॉलर डालती है, डॉलर यानी कि कैश डालती है दोस्तों। और बैंक से क्या लेती है? बॉन्ड खरीदती है। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है। अब बैंक क्या करती है? तो बैंक को चूंकि ज़्यादा डॉलर मिल रहा है, ज़्यादा कैश मिल रहा है, तो वो लोगों में बांटती है। ठीक है। तो फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक ने क्या किया? एसएलआर को या सीआरआर को घटा दिया। ठीक है, एसएलआर सीआरआर को घटाया गया तो क्या होगा? बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगी। और बैंक ने क्या किया कि अपना ब्याज का दर घटा दिया। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पैसा लगा सकें। ठीक है दोस्तों। तो बैंक ने अपना ब्याज का दर घटा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? मनी सप्लाई बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, ब्याज का दर घटाएगा तो क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो उनके पास पैसा आएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारा हाई मनी सप्लाई हुआ। और दोस्तों, ये कब होता है? जब हमारा रिसेशन होता है दोस्तों। ये तब होता है दोस्तों जब हमारे रिसेशन फेज में होते हैं, यानी कि मंदी होती है। ठीक है, मंदी जब को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टाइट पॉलिसी यानी कि कंट्रैक्शन पॉलिसी कब यूज होता है? अब फिर से वही डायग्राम है हमारे पास। हम बीच में बैंक है, नीचे हम लोग हैं या कंपनीज हैं, और ऊपर हमारे सेंट्रल बैंक हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने बैंक से क्या लिया? तो सेंट्रल बैंक ने बैंक से लिया पैसा, कैश लिया, और बैंक को क्या दिया? बॉन्ड दिया। फिर बैंक ने क्या किया? बैंक इंडिविजुअल से पैसा ले रही है। कैसे? तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करके। तो इस केस में मनी सप्लाई कम हो गया। ठीक है, और बैंकों ने क्या किया कि सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया। सीआरआर और एसएलआर बढ़ेगा तो बैंक से पैसा ऑटोमेटिकली आरबीआई के पास जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये डायग्राम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और दोस्तों, ये कब काम आता है? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। और पैसा जब ज़्यादा होता है लोगों के पास, तो उस केस में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो डिमांड को कम करने के लिए आरबीआई ये मेजर को अप्लाई करती है। होपफुली एक्सपेंशन पॉलिसी और कंट्रैक्शन पॉलिसी आपको दिमाग में छप गई होगी। चलिए, अब ये था हमारा पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का एकदम सार में मैंने समझा दिया एक एक चीज़ को। ठीक है दोस्तों, संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा दिया। अब अगला जो टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी। जैसा कि हेडिंग ही है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो आइए दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं बेसिकली ये है क्या। तो बेसिकली ये एक नीति है। पॉलिसी यानी कि नीति। किसकी नीति है? तो सरकार की नीति है। किससे रिलेटेड है? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, और वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को प्रभावित करता है। देखिए, सरकार कुछ चीज़ खरीदती है, सरकार का अपना खर्चा भी है और सरकार का अपना इनकम भी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक गतिविधियां हैं दोस्तों, तो उन सभी गतिविधियां के लिए कुछ नीति बनाई गई है। और वो नीति किसके अंदर? उस नीति को हम लोग क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, और हर एक साल का आपको पता होगा एनुअल बजट होता है। 1 फरवरी को एनुअल बजट लाया जाता है दोस्तों। तो उसमें ऐसा नीति पूरे लिखी रहती है अगले एक साल के लिए। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। तो देखिए, वेरिएंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी,
तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होगा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगी, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगी, और इस कैसे खर्चा करेगी तो टैक्स को कम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी का क्या काम होता है कि वो यदि डिमांड को बढ़ाना होता है तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी को यूज करती है। यानी कि यदि ग्रोथ रेट को बढ़ाना होता है दोस्तों, आप खुद सोचिए कि ग्रोथ रेट कब बढ़ेगा, जब यदि मान लीजिए लोगों का ज़्यादा पैसा टैक्स में ही चुकाने में ही चला जाए तो उसके पास ग्रोथ रेट बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी का यूज़ सरकार तब करती है जब डिमांड को बढ़ाना हो। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है दोस्तों और टैक्स को कम कर देती है। इसके विपरीत कंट्रैक्शन पॉलिसी का क्या काम होता है कि वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटा देती है, कम खर्चा करती है गवर्नमेंट, और टैक्स को बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार के पास आए, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो देखिए सरकार के पास कौन कौन से टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के लिए। तो सरकार के पास एक है टैक्स का मेन इंपॉर्टेंट टूल है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट पे जो स्पेंड करती है वो एक पैसा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, और तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब दोस्तों ये जो इसके लिए एक बजट है, एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसे हम लोग FRBM एक्ट कहते हैं। FRBM एक्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये एक्ट 2003 में पास किया गया था, और किनके द्वारा पास किया गया था, तो डॉक्टर EAS शर्मा कमेटी, ये कमेटी ने इस एक्ट को पास किया था दोस्तों। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये जो FRBM एक्ट है इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोगों ने जो अभी तक सीखा वो उसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी कि एक्सपेंशन वाली पॉलिसी के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, कौन कौन से गुण हैं हमारे। आइए, ऑप्शन ए कर रहा है इंक्रीज द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, बी कर रहा है यूज इन केस ऑफ रिसेशन सिचुएशन, सी कर रहा है रेट्स आर केप्ट हाई, और डी कर रहा है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी को देखा था। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, आप एक बार देखिए फिगर को। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि मनी सप्लाई जो है ज़्यादा होता है दोस्तों, मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है। ठीक है, और दूसरा बात है कि मनी सप्लाई बढ़ाया जाता है और किस केस में यूज किया जाता है दोस्तों, तो रिसेशन के केस में यूज किया जाता है। हमने देखा है रिसेशन के केस में इसे यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बढ़ाने के लिए काम आता है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए को ये बढ़ाने के लिए काम आता है, और रेट जो है इसमें कम रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने समझाया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक कम रखती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चन का। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जो ब्याज दर होता है बैंकों का वो कम होता है, तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करती है वो मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, B एंड D। देखिए R लिखा हुआ है, R मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है A, B एंड D। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बैंक मेंटेन कैश बैलेंस विद RBI एज परसेंटेज ऑफ A डिमांड लायबिलिटी, B टाइम लायबिलिटी, C डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, D नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने देखा था जो कैश बैंक RBI के पास रखती है, जिसे हम लोग CRR कहते हैं, वो किसका परसेंटेज होता है, तो वो NDTL का परसेंटेज होता है। NDTL क्या होता है दोस्तों, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है। थर्ड क्वेश्चन है SLR इन्वेस्टमेंट इन, तो SLR का इन्वेस्टमेंट किस रूप में होता है। ऑप्शन ए है कैश बैलेंस, बी है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, सी है इन्वेस्टमेंट इन अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और डी है ऑल। तो दोस्तों SLR के केस में हमने देखा था कैश बैलेंस भी होता है, गोल्ड में भी होता है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी के रूप में भी होता है, और इसका आंसर होगा डी, सभी के सभी सही हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है FRBM इनेक्टेड विथ हुम रिकमेंडेशन। FRBM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो किस कमिटी के द्वारा किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे इनेक्ट किया गया था, लाया गया था। तो ऑप्शन है EAS शर्मा, बी है वी शांतारमन, सी है राकेश मोहन, और डी है C रंगाराजन। तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A, यानी कि EAS शर्मा के रिपोर्ट पे ये लाया गया था। पांचवा क्वेश्चन है FRBM एक्ट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, FRBM एक्ट के तहत गवर्नमेंट के सामने 3 स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करना होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो उसका नाम सुन लीजिए। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी, और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये तीनों के तीनों हैं दोस्तों। 3 स्टेटमेंट को हर एक साल FRBM एक्ट के तहत
सरकार को प्लेस करना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने, यही कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा डी, सभी के सभी। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, FRBM पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए FRBM के क्या किया, FRBM का मैं एक्ट का मैं समझाता हूँ। देखिए गवर्नमेंट को बोरोइंग पे डिपेंडेंसी को घटाने के लिए FRBM एक्ट लाया गया था। मतलब कि सरकार कम से कम चीज़ें खरीदे, ठीक है, अपने ही जो अपना जो रेवेन्यू है उसी को यूज करे, ना कि किसी से लोन ले, यही कहने का मतलब हुआ। दूसरा क्या है FRBM एक्ट का काम, कि वो जो है फिजिकल डेफिसिट को फेज मैनर में घटाने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों फिजिकल डेफिसिट हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो उसे कम करने के लिए काम आता है। तो उसके लिए देखिए कैसे कैसे काम करती है। तो प्रोहिबिशन ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बोरिंग फ्रॉम RBI, सही बात है, इस तरह FRBM एक्ट काम हेल्प करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू मनी क्रिएशन, ये भी सही है दोस्तों। सी में कह रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन RBI टू सब्सक्राइब टू प्राइमरी इशू, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर A, B एंड C। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से डिस्कस किया, फिजिकल पॉलिसी को भी डिस्कस किया। और यदि आपको इस नोट्स की आवश्यकता है तो आप नीचे एक मेंबरशिप का लिंक है, उस पर क्लिक करें और आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करते मिल जाएगा। और बाकी जो भी लेसन्स मैं लेकर आऊँगा उसका भी नोट्स आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसे और शेयर करें। धन्यवाद।